आज की बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस के पूर्व नेता निर्मल चौधरी की हुई घर वापसी। निर्मल चौधरी 5 जनवरी को कांग्रेस में शामिल हुए। निर्मल चौधरी ने कांग्रेस का आभार जताया। एमपी में बालिका गृह से गायब हुई बच्चियां, मचा हड़कंप। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उठाई जांच की मांग। भोपाल में अवैध रूप से चल रहा था शेल्टर होम। पहलवानों को डराया, मुंह बंद रखने की धमकी दी। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण पर लगाए कई गंभीर आरोप। राउज एवेन्यू कोर्ट में पुलिस के वकील ने कही बड़ी बातें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो टैगलाइन हुआ जारी। पीएम मोदी लक्षद्वीप जाते हैं लेकिन मणिपुर क्यों नहीं गए? खरगे। जल्द सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होने वाली है, खरगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व कद्दावर नेता निर्मल चौधरी, उनकी घर वापसी हुई। एआईसीसी में बड़ा प्रोग्राम हुआ और इस प्रोग्राम में दीपक बाबरिया, कांग्रेस के प्रभारी हरियाणा से, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में निर्मल चौधरी कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होने के समय पर क्या कुछ वहां पर माहौल दिखा और कांग्रेस के लिए ये 2024 के लिए कितनी बड़ी जीत हो सकती है, जानिए हमारी इस खास खबर में। हरियाणा में कांग्रेस के लिए 5 जनवरी का दिन एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया। कांग्रेस के पूर्व नेता निर्मल चौधरी घर वापसी करते हुए कांग्रेस में शामिल हुए। एआईसीसी दिल्ली में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रभारी दीपक बाबरिया ने निर्मल चौधरी को कांग्रेस में शामिल कराया। निर्मल चौधरी ने कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा, आज मैं अपने वापस घर में आया हूं। मेरे लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मेरे सभी साथी, पूरे एरिया में बड़ी खुशी है। किसी कारणवश में चले गया था, वरना मेरे तो जैसे पुनिया साहब ने बताया कि डीएनए में ही कांग्रेस है। और मैं बाबरिया जी का और हाई कमांड का जो है धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि वो अपने साथ रखें। और विशेष तौर पर हमारे भूतपूर्व जो नेता हैं, हमारे लीडर हैं, जो आज भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके मन में एक टीस थी और बहुत समय से वो चाहते थे। इन्होंने बाबरिया जी से बात करी, बाबरिया जी ने मेरे से करी और सबको बाबरिया जी का अथक प्रयत्नों से मेरी वापसी हुई। हम सब बहुत खुश हैं। आप भाइयों का हमें समर्थन मिला है और भविष्य में भी आपका समर्थन के हम अब के जो है आशाभिलाषी रहेंगे। आप सबका सब बातों के लिए बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आज बहुत ही खुशी का दिन है। जब भी दो भाई कभी बिछड़ जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, उतनी खुशी होती है। आज उतनी खुशी हमारे को है, हमारे निर्मल जी के। निर्मल जी और चित्रा हमारी बेटी है, इनके आने से देखो, निर्मल जी ने और हमने यूथ कांग्रेस में बड़ा संघर्ष किया। हम पुराने साथी हैं। मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, उसके बाद निर्मल जी बने और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कांग्रेस को उठाने में। इसी प्रकार चित्रा ने महिला कांग्रेस में बहुत अच्छा काम किया। आज जो है, आज जरूरत है पूरे देश को कांग्रेस को मजबूत करने की, क्योंकि देश का प्रजातंत्र भी खतरे में है। जो आज़ादी हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियों से दी थी, उसको कायम रखने के लिए, प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए आज सबका फर्ज ये बनता है कि हम कांग्रेस को मजबूत करें। आज निर्मल सिंह जी के आने से, चित्रा जी के आने से भाई कांग्रेस हरियाणा में भी मजबूत होगी, देश में भी होगी। राहुल गांधी जी भी होंगे मजबूत, उनको भी वो मिलेगा, खड़गे साहब को भी मिलेगा और भाई
हमारे बाबरिया साहब को भी। ये निर्मल जो ये बैठे हैं सब लोग, यही तेरी ताकत है, यही समझा कर। ये प्रजातंत्र में जनतंत्र में सबसे मजबूत ताकत यही होती है भाई। ये नहीं तो हम कुछ भी नहीं, हमारी तो है ही तुम्हारे साथ, आप लोगों के साथ। तो आज मैं आप सबका बहुत धन्यवाद भी करता हूं और आपको मुबारकबाद भी देता हूं कि आप निर्मल सिंह जी के साथ खड़े रहे और इसकी भी ताकत बनाई और आपकी भी ताकत बनेगी। मैं देखो, वक्त होता है, किसी वजह से कांग्रेस से जाना पड़ा, लेकिन आगे समय ठीक रहेगा कि जिस प्रकार से हाईकमांड ने इनको शामिल किया है, इनको पार्टी में पूरा स्थान, मान सम्मान और पूरा मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश से आज एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई, लेकिन इस खबर पर चारों तरफ सन्नाटा है। मध्य प्रदेश में 26 बालिकाओं का गायब होने का मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी भी इस मामले को लेकर के पर्देदारी बरती जा रही है, लेकिन 26 बालिकाएं कैसे गायब हो गई, सबसे बड़ा सवाल यह है। जानिए किस तरह से इन बालिकाओं के गायब होने की खबर सामने आई। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ये सनसनीखेज मामला एमपी की राजधानी भोपाल से सामने आया है। यहाँ एक बालिका गृह से 26 लड़कियां गायब हैं, जिसकी अब तक कानो कान खबर प्रशासन को नहीं लगी। यहाँ तक कि ये शेल्टर होम अवैध तरीके से भोपाल में चलाया जा रहा था। ज्यादातर ये लड़कियां गुजरात, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीहोर, रायसेन, छिंदवाड़ा, बालघाट की रहने वाली थी। ये मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ भी बताया जा रहा है। इस मामले के सामने आते ही एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो इस गर्ल्स हॉस्टल का औचक दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान जब उन्होंने रजिस्टर चेक किया तो पाया कि उसमें 68 लड़कियों की एंट्री थी, लेकिन उनमें से 26 गायब थी। सवाल ये भी उठता है कि कैसे बिना परमिशन के राज्य में प्रशासन की नाक के नीचे ऐसे एनजीओ अवैध रूप से चलाए जा सकते हैं, जिसकी खैर खबर लेने वाला कोई नहीं है, या फिर प्रशासन की साठगांठ से ऐसे एनजीओ चलाए जाते हैं। इन सब को देखने के बाद प्रियांक कानूनगो ने ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक मिशनरी द्वारा संचालित अवैध बाल गृह का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। सड़कों से छुड़ाए गए बच्चों की जानकारी दिए बिना और बिना लाइसेंस लिए बालिका गृह गुप्त रूप से चलाया जा रहा था और यहाँ उनसे ईसाई धर्म का पालन कराया जा रहा था। इस बालिका गृह में 6 से 18 साल की 40 से ज्यादा लड़कियों में से ज्यादातर हिंदू हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिना अनुमति के बालिका गृह चलाने वालों के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सवाल यहाँ ये भी है कि यहाँ तो एक बालिका गृह की जानकारी सामने आ गई है, लेकिन क्या ऐसे गैर कानूनी रूप से बाल गृह और भी चलाए जा रहे हैं, जिसकी पुलिस प्रशासन और सरकार को कोई खैर खबर नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये मामला सिर्फ गैर कानूनी बाल गृह का ही नहीं है, उससे भी बड़ा मामला इन लड़कियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। क्या इन लड़कियों के गायब होने से पहले भी और लड़कियां गायब हुई हैं? क्या इस एनजीओ की आड़ में लड़कियों को गलत काम करने पर मजबूर किया गया था? क्या ये मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी जुड़ा हुआ है? तमाम सवाल अभी इस वक्त इन लड़कियों के गायब होने से आ खड़े हुए हैं। अब राज्य सरकार क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है और अपनी जांच कितनी तेजी से करती है, ये भी देखने वाली चीज है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर लिखा कि भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित बाल गृह से
26 लड़कियों के लापता होने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वो संज्ञान लें और तुरंत कार्रवाई करें। बृजभूषण को लेकर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के अंदर बड़ी दलील दी है। बृजभूषण का मामला क्या फिर से खुलने वाला है? बृजभूषण को लेकर के दिल्ली पुलिस ने, सरकारी वकील ने कोर्ट में क्या कुछ कहा है, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारतीय कुश्ती जगत इस समय काफी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पिछले साल हुए खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बाद WFI के चुनाव दिसंबर में हुए थे और संजय सिंह को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन खेल मंत्रालय ने उन्हें बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद देश के अंदर कुश्ती संघ का विवाद चलता ही जा रहा है। इस विवाद के चलते विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने अपने मेडल लौटा दिए। साक्षी मलिक ने कुश्ती से ही संन्यास ले लिया। वहीं बृजभूषण सिंह, जिन्होंने कुछ समय पहले मीडिया के सवालों से ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया था कि उनका कुश्ती संघ से कोई लेना देना नहीं है, अब यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका लगा है। बृजभूषण पर नया आरोप लगा है कि बृजभूषण ने पहलवानों को धमकाया है। दिल्ली पुलिस ने रोज एवेन्यू कोर्ट से कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह ने कथित तौर पर पहलवानों को धमकी दी और उन्हें चुप रहने को कहा है। कोर्ट के आगे पुलिस ने बृजभूषण से संबंधित दलीलें दी हैं, जो काफी चौंकाने वाली हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से ये दलीलें गुरुवार को दी गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट के आगे अपने बयान को पढ़ते हुए कहा था कि बृजभूषण ने पहलवानों को ये धमकी दी कि आगे कुश्ती खेलनी है तो चुप रहना, मैं किसी का करियर बना सकता हूँ तो बिगाड़ भी सकता हूँ, चुप, अगर मैं किसी का करियर बना सकता हूं तो उसे बर्बाद भी कर सकता हूं। इसी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस के वकील ने एक अन्य शिकायतकर्ता के बयान का हवाला देते हुए कहा कि बृजभूषण ने उनसे पूछा था कि मैं धोती कुर्ते में कैसा लग रहा था। वकील ने कोर्ट में कहा कि क्या ये एक लड़की से पूछा जाने वाला सवाल है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि केवल महिलाओं को सह आरोपी WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के कार्यालय में प्रवेश की अनुमति थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि तोमर के कार्यालय के दरवाजे बंद रखे गए थे और उन्होंने किसी भी पुरुष पहलवान को प्रवेश करने से रोक दिया था। बृजभूषण गुरुवार को सुनवाई में शामिल नहीं हुए थे। उनके वकील ने कोर्ट से छूट मांगी थी। सामाजिक दायित्व का कारण देते हुए ये छूट मांगी गई थी। वहीं साक्षी मलिक ने फिर एक बार बड़ा आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगाया था। उन्होंने बुधवार को अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के लोग उन्हें कॉल कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप तो कई लग रहे हैं, लेकिन बृजभूषण सिंह के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी अपनी पार्टी के सांसद को फिर टिकट देगी या नहीं देगी, या फिर बृजभूषण पर लगे इन आरोपों के कारण बीजेपी इन चुनावों में बृजभूषण का टिकट ही काट देगी। इन तमाम चीजों के बाद ये देखा जाएगा कि देश की बेटियों को कब तक न्याय का इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के टैगलाइन और लोगों का आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से AICC में लोगो जारी हुआ। लेकिन इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लिया और लक्षद्वीप में फोटो खिंचवाने से लेकर मणिपुर तक क्या कुछ कह गए मल्लिकार्जुन खड़गे, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां एक तरफ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हुए नजर आए, वहीं एक बार फिर उन्होंने मणिपुर के मसले पर PM मोदी पर निशाना साधा।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, पर रात दिन मोदी जी कभी समंदर में जाकर या स्विमिंग करने का फोटो सेशन करते रहे, तो कभी जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का वहां पर जाकर फोटो निकाल लेते हैं, कभी केरल में निकाल लेते हैं तो कभी मुंबई में जाकर निकाल लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को अगर देखा जाए तो खड़गे ने मोदी जी के लक्षद्वीप के इस दौरे पर अपना बयान देते हुए कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया कि बीजेपी पार्टी और मोदी जी मणिपुर के मुद्दे को राम मंदिर की लहर में कितना भी दबाने की कोशिश कर ले, लेकिन विपक्षी नेता इस मुद्दे पर चुप बैठने वाले नहीं हैं, यानी मणिपुर के मुद्दे पर बोलते रहेंगे। वहीं विपक्षी सांसदों के निलंबन पर खड़गे ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। खड़गे ने कहा कि जब हमने संसद में देश से जुड़े मुद्दे उठाने की कोशिश की तो सरकार ने हमें बोलने नहीं दिया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसलिए हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोगों के बीच जा रहे हैं ताकि हम अपनी बात उनसे कह सकें और समाज के हर वर्ग से मिलकर उनकी बात सुन सकें। वहीं जहां खड़गे पीएम मोदी के फोटो शूट पर बरसते नजर आए और सांसदों के निलंबन पर मोदी सरकार पर हमला किया, वहीं खड़गे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी विवरण किया और कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा देशवासियों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की और हमारा एक मजबूत कदम है। इस दौरान एक और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर खड़गे बोले, इंडिया गठबंधन जो केंद्र सरकार के विरोध में इकट्ठा हुआ है, इस गठबंधन के संयोजक पद पर खासी चर्चा हो रही है कि क्या इस गठबंधन के संयोजक पद का चेहरा सामने आते ही इंडिया गठबंधन में दरार आ जाएगी या नीतीश कुमार या मल्लिकार्जुन खड़गे में से किसी एक को संयोजक बनाया जाएगा। इन तमाम बातों पर खासी बातें हो रही हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन के संयोजक पर खड़गे ने बड़ी बात कह डाली। खड़गे ने सीट के बंटवारे को लेकर कहा कि गठबंधन के सभी दलों से बात करके ही सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इंडिया अलायंस को चलाने के लिए किसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भी सभी दलों के साथ मिलकर तय किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में जल्द ही सभी राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर बात होने वाली है। साथ ही इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, इस बात से भी इंडिया गठबंधन की दशा और दिशा तय होगी। साथ ही इसके नेतृत्व से ये भी तय होगा कि गठबंधन के जरिए ये सभी लोग कैसे मोदी सरकार से मुकाबला कर पाएंगे। ये थी आज की बड़ी खबरें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।